नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। और पिछले दिनों एक आंदोलन हुआ था दोस्तों, जिसको मैंने भी बहुत ही मतलब आमतौर पे ऐसा मैं करता नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों लिपिकों के आंदोलन से मेरा बहुत भावनात्मक जुड़ाव हो गया था। और उस आंदोलन की स्टेज अभी ये है कि एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें 2 लिपिक भी होंगे, 3 IAS भी हैं, और इसको 3 महीने में रिपोर्ट देनी है। छुट्टियों का लेटर मेरे ख्याल से अभी आपका नोटिंग आई है, जारी नहीं हुआ है, और लड़ाई अभी आपकी जारी है। और उस लड़ाई में एक बहुत ही प्रमुख चेहरा थे जो अब भी हैं, और उनका नाम है विक्रांत तंवर, जो काज के प्रधान हैं। और विक्रांत भाई से आज मुलाकात बड़ी इत्तेफाकन हुई है कि मैं बस स्टैंड के बाहर से निकल रहा था और बस में मुझे ये दिखाई दिए, तो मैंने उनको कॉल किया कि कहाँ जा रहे हो, क्या तैयारी है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो रोहतक किसी काम से आया हुआ था, तो मैं इनको पकड़ के अपने ऑफिस में ले आया, बस से उतार के ले आया हूँ विक्रांत भाई। और आप हरिभूमि के ऑफिस में हैं, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। विक्रांत भाई, आंदोलन है ना, एक जंग की तरह होता है, तैयारियां उसकी। तो आपने जो ये लिपिकों का आंदोलन इतना आपका चला, आपकी मांग भी जो आप चाहते थे वो उस तरीके से पूरी नहीं हो पाई, तो आप कैसे देखते हैं इस पूरी जर्नी को, जो अब तक आप यहाँ तक चल के आए हैं उसको? इस पूरी जर्नी के अंदर एक चीज को तो मैं मानता हूँ कि जो चीज हमने अभी तक कमाई है, जैसे कि अभी भी है ना, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं, उनमें बहुत सारे साथी ये बताते हैं कि भाई मैं आज उस डिपार्टमेंट के अंदर गया, तो पहले जिस तरह से मैं जाता था और आज मैं जिस प्रकार से जाता हूँ, तो मेरे को एक कोई जान पहचान का चेहरा मिलता है। उसके पास जाते वो एक ऐसा अनुभव फिर महसूस करता है कि भाई ये कोई कर्मचारी ना हो कि कोई मेरा भाई बहन इस टाइप का है। वो जाते उसका वो काम भी करते हैं, उससे जाते ही वो चेयर वगैरह पूछना, वो सारी चीजें वो चीजें करते हैं जो पहले कभी नहीं थी। एक आपस की एक इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग तैयार होगी। चलो मैं मानता हूँ कि आंदोलन स्थगित हुआ है और इसमें उस जिस चीज के लक्ष्य के लिए हम बढ़े थे वो चीज हमें नहीं मिल पाई, किसी भी कारण से हमें वो चीज प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन एक जो चीज है जो लंबे समय से हमें कभी नहीं मिली थी, वो आपसी भाईचारा, वो हमने जरूर प्राप्त कर ली। तो आप ये देख रहे हैं कि आंदोलन का एक परिणाम ये हुआ कि लोगों में आपसी जुड़ाव बढ़ा। अब एक डिपार्टमेंट का क्लर्क दूसरे डिपार्टमेंट में अछूत की तरह नहीं है, वहाँ भी उसकी जान पहचान के लोग हैं बहुत। और डीसी ऑफिस के अंदर तो सभी को, सभी डिपार्टमेंट को जाना पड़ता है, और डीसी ऑफिस के जितने भी क्लरिकल स्टाफ है वो उन्हें इतनी अच्छी तरह से बिहेव करने लगे, इतनी अच्छी तरह से पहले भी करते होंगे, लेकिन अब इतना अपनापन सा हो गया उनका। आज भी वो आंदोलन की पीछे की बातें, वो सारी जो भावनाएं थी, यादें हैं, वो सारे शेयर करते हैं और वो सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई ये था, किसी ने रागनी गाई हो, किसी ने चुटकला गाया हो, किसी बहन ने कोई चीज़ बताई हो, वो सारी महसूस है। उनके आपस की बॉन्डिंग बड़ी ज़बरदस्त तैयार होगी। हम आंदोलन तो चलो ठीक है हमारा स्थगित हो गया, हमने वो चीज़ प्राप्त नहीं की, लेकिन एक जो आपस का एक परिवार टाइप की बॉन्डिंग होती है, वो कभी भी पैसे से या आपस की मीटिंग से कभी स्थापित नहीं होती। ये जो टाइम बिताया 42 दिन का, एक स्थान पर सुबह आते थे और शाम तक वो बैठते थे, रात को अलग ड्यूटी होती थी, उस कारण वो भावनाएं होगी सारी की आपस के अंदर। और ये मैं मानता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद तक चलेंगी ये चीज़ें। अभी तो चलो ठीक है, एक पैसा मैटर करता है हमारे लिए, लेकिन एक आज किसी भी क्लर्क को दिक्कत हो जाती है, तो ये चीज़ है कि भाई उस ऑफिस के अंदर कोई ना कोई उसका साथी उसे जरूर हेल्प करता है। अच्छा, तो विक्रांत भाई, जो लीडरशिप होती है ना, जैसे मैं हरिभूमि को देख रहा हूँ अब, तो मान लो यहाँ सफलताएं मिल जाए तो मुझे एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा। मान लो मैं असफल हो जाऊँ तो मुझे एक और नज़रिए से देखा जाएगा, क्योंकि समाज में ऐसे 2 धड़े हमेशा रहते हैं जो आपकी पीठ पे हाथ रख के ये कहते हैं कि भाई काम कर, आगे बढ़। एक धड़ा ऐसा भी होता है जो आलोचना करना पसंद करता है। तो जैसे आपने इतने दिन इस आंदोलन को लीड किया, आप जिले में घूमते रहे, मैं देख रहा था, आप मीटिंग में भी थे, आप पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी लिपिक साथियों का रहा होगा आपकी, ऐसा भी रहा होगा आपको नींद भी ना आई हो रातों को। तो ये जब आंदोलन के बाद क्या रिस्पॉन्स आपको मिला है लिपिकों से, क्योंकि जिस चीज़ को आप लेके मिले थे वो अभी मिलनी बाकी है, तो कैसा मतलब रिस्पॉन्स मिला आपको? कुछ साथियों से कुछ कड़वे बुरे अनुभव रहे होंगे आपके। जैसे 15 तारीख को वो जो चीज़ें मैंने रखी,
उसके बाद तो लगभग सब जगह से बहुत ज्यादा वो चीजें हो गई थी नेगेटिव। कहाँ? अच्छा, नेगेटिव हो गई थी बहुत ज्यादा नेगेटिव। आंदोलन जब आपने खत्म किया, स्थगित किया स्थगित किया तब। हाँ, चंडीगढ़ में जो रात को किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने कहा था। लेकिन उसके बाद ना धीरे धीरे सब ने वो चीजें महसूस करी कि हमारे 42 दिन के बाद और कंटिन्यू बैठने के बाद भी जो चीजें हमें हासिल नहीं हो रही थी, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि आंदोलन का तरीका अलग होता, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से मत करते। मेरे से वो मैं गलती मानता हूँ, या गलती है जो भी है, कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर का जो समझौता था उसको राजनीतिक रूप से ना समझते हुए मैंने वो समझ लिया कि भाई हमारी थे तो आप भी कल रखी, मैं मतलब आप राजनेता तो थे नहीं कोई। नहीं, मेरे को तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा था लास्ट मीटिंग से पहले वाली मीटिंग में कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तब मैंने ये महसूस कर लिया था कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आपको विश्वास कर रहे थे आप उनकी? सब विश्वास कर रहे थे, जितना सबसे लास्ट कड़ी थी जी मुख्यमंत्री, उसके बाद है ना कोई कड़ी नहीं बचती। और दूसरी मीटिंग के बाद हमें मीटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जो 2 मीटिंग हुई थी उसके बाद हमें टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा। हम बीएमएस से कहलवाकर टाइम ले रहे थे। मैं किसी के बारे में है ना झूठ नहीं बोलूंगा कि भाई बीएमएस का क्या रोल रहा, सीएडब्ल्यूएस का क्या रोल रहा, हमें टाइम सच में नहीं मिल रहा था। वो क्यों नहीं मिल रहा था या सरकार क्यों नहीं दे रही थी, खुद जवाहर यादव जी ने कह दिया था कि भाई आपकी आगे से मीटिंग नहीं होगी। लेकिन फिर नूवाड़ा कांड हो गया था, सांप्रदायिक दंगे, बीच में वो चीजें, वो बहुत सारी चीजों ने सामना करते हुए हम बीएमएस से बार बार कह रहे थे कि भाई टाइम, मीटिंग का टाइम लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है। ये अंदर से महसूस भी कर रहे थे, पीछे से भी ये चीजें थी कि भाई फर्स्ट टाइम हम आंदोलन में बैठे हैं तो इतना लंबा, क्योंकि एक क्लर्क एक सैलरी पे डिपेंड होता है, सोच के तो सब चीजें बैठे थे, लेकिन वो चीजें उस समय हम खुद को महसूस थी कि भाई 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हमारी चीजें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि रोडवेज की 18 दिन चली थी, ये चीजें चली थी, तो वो चीजें अंदर थी कि भाई जल्दी कोई ना कोई समाधान हो जाएगा। और बहुत ज्यादा विश्वास भी कर रखा था कि भाई ये है। तो देखो हमारा बिगड़ा तो हमारी छुट्टियां गई हैं, नए साथियों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, मैं वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं यकीन कर रहा हूँ, मैं अंदर से यकीन कर रहा हूँ कि जो कमेटी बनी है वो कमेटी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि आज तक क्लर्क के ऊपर कोई कमेटी नहीं बनी। मागवन कमेटी के बारे में कहते हैं, लेकिन उसमें क्लर्क के बारे में कोई जिक्र और ये तो स्पेशली हरियाणा में बनी, हरियाणा के लिए बनी है, हरियाणा के अंदर बनी है। ये तो पहले ही बनी जाएगी। ऐसा था जी, जैसे टेबल टॉक के ऊपर तो उमाशंकर जी, रस्तोगी जी, जो भी हम फैक्ट देते थे वो उसी समय में कहते नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो 1.5 लाख कर्मचारी, उनके यही जवाब होते थे। अब एक कर्मचारी, चलो वो नेता है, एक प्रधान के रूप में है और बाकी भी है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ढीले थे, हमने अंदर पूरी जोर तरीके से एक चीज रखी जी। एक बार तो उमाशंकर जी अपनी चेयर भी छोड़ के चले गए थे, ये बातें किसी को नहीं पता, हमने इतने पुरजोर तरीके से चीजें रखी। लेकिन बाहर संदेश ये गया कि भाई कमेटी डेलीगेशन कमजोर था, बिल्कुल नहीं था जी कमजोर। एक एक फैक्ट ऐसा, जो भी कोई फैक्ट नहीं बचता था, वो सारी चीजें हमने फैक्ट रखी। लेकिन जब आप देखो कि सरकार उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, हमारी डिमांड पूरी भी हो जाती, मैं इस चीज का खुलासा करता हूं कि हमारी डिमांड पूरी हो जाती अगर बीच में ये जो ट्विटर अभियान थे, जिसके भी जितने भी ये जो पुलिस के चल रहे थे और भी बहुत सारे थे जी, चिट्ठियां पहुंच चुकी थी सरकार के पास कि हमारी भी है, वो भी हो, सीआईडी के उनको लग रहा था भी क्लर्कों को मिल रहा है तो हमें भी मिल जाए। हाँ, सीआईडी के अंदर सब चीजें गई हुई थी। स्टेनो का भी लेटर उमाशंकर, स्टेनो तो खैर आपके साथ ही थे, लेकिन उनका अलग से भी गया हुआ था। उमाशंकर जी ने मीटिंग के अंदर ही, सेकंड मीटिंग के अंदर हमें बताया था ये सारी चीजें, और हमने जैसे उनकी बात रखी थी तो उन्होंने बताया था कि भाई ये आया हुआ है स्टेनो का, 3 पेज का कुछ था उनका मेमोरेंडम। तो वो उन सारी चीजों के बीच में जब 42 दिन गुजर गए ना, उसके बाद 15 तारीख की जो रात थी वो और 16 तारीख, धरना उठाने का तरीका गलत था। सब कह रहे थे कि भाई बीच में आके वो सारी चीजें कहता है, लेकिन उससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें सबने ये कहा था कि 21,700 बिल्कुल मत लेना वरना लोग सुसाइड कर लेंगे। ऐसा भी कह रहे थे लोग, ऐसा भी हुआ था कि लोग सुसाइड कर लेंगे अगर तूने 21,700 ले लिया। तो एक अलग प्रकार का प्रेशर है ना, वो सिचुएशन वो सोचते हैं कि इसने एक शब्द कह दिया, लेकिन उसके पीछे के बैकग्राउंड की जितनी सिचुएशन है ना वो किसी को नहीं पता। क्योंकि कुछ एक चीज ऐसी थी, भाई सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हम ना तो विरोध की नीति में थे, हम सोच रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को एक गांधीवादी नीति से अपनी चीजें पहुंचाएंगे और सरकार मानेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा तिरंगा यात्रा करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करूंगा। इसका वो ये होता जी, आखिरी कड़ी ने जब ये कह दिया तो उसके बाद क्या है, हमारी चीजें सफल होंगी। लेकिन जब वहां पे चीजें देखी कि 21,700 ले लो या फिर अलाउंस ले लो, तो वो चीजें जब टूटी तभी मेरे को ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि मैं कंटिन्यू करके बढ़वा नहीं पाता उस समय। आंदोलन टूटने का खतरा था। आंदोलन तो जी आप ये सोचो
कितने दिन हम बिठा सकते थे। ना बीएमएस ने मना किया था कि भाई तुम आंदोलन खत्म करो, ना किसी और ने किया था। बीएमएस की तो विक्रांत भाई उसकी भूमिका तो मतलब सच बताऊं तो संदिग्ध ही रही है, हाँ, ये लेकिन मुझे क्लर्कों की यूनिटी पे कोई शक नहीं रहा कभी भी। कोई भी क्लर्क जी बीएमएस मुझे लगता है थोड़ी ये जिम्मेदारी अपनी और ढंग से निभाता या अब निभा लेगा। हाँ हाँ अब भी है देखो, चाहे बीएमएस हो, चाहे सर्व कर्मचारी संघ हो या इंटक हो, हाँ हाँ किसी ना किसी यूनियन का जुड़ाव किसी न किसी के साथ है, दिखता है। सर्व कर्मचारी संघ का वामपंथ के साथ जुड़ाव दिखता है, ट्रेड के साथ दिखता है, इंटक कांग्रेस के साथ दिखता है, बीएमएस बीजेपी के साथ दिखता है, इनका जुड़ाव आरएसएस के साथ। तो बीएमएस के पास तो अब भी परफॉर्म करने का मौका है। ये बिल्कुल है जी उनके पास अभी भी। मैं आपको बताता हूँ 2021 में जब रजिस्ट्रेशन करवाया, हमने उससे पहले से मेहनत कर रहे थे। हमने एक आदमी भी ऐसा नहीं छोड़ा पक्ष विपक्ष का जिसके पास हम हमारी कि मुख्यमंत्री जी से समय दिला दो, ना कोई अधिकारी छोड़ा। आज तक वो मेल आईडी पे चीफ सेक्रेटरी के पास जो अपने सबसे टाइम मांग रहे थे, सभी से टाइम मांगा हमने, लेकिन कभी भी हमें टाइम नहीं मिल पाया। एक बार सिरसा के साथियों को मुख्यमंत्री जी जरूर मिले थे तो उनको भी दिया था, उसके बाद कभी भी मुख्यमंत्री जी नहीं मिले हमें। और हमने फिर क्या है, जब टाइम ही नहीं मिल रहा तो हमें क्या है, उस रास्ते पे जाने की कोशिश की जो आखिरी पड़ाव था। उस रास्ते पे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जन माहौल आंदोलन का बन चुका था। 18 तारीख जो थी उस दिन करनाल में खूब लोग आए, बहुत ज्यादा लोग आ गए जी, बहुत ज्यादा लोग। और सबकी एक डिमांड थी, हड़ताल का तब तक कोई इरादा नहीं था। 18 तारीख को जो करनाल की कॉल थी तब 4 तारीख तक भी वो नहीं था। वो तो हमें ये था कि जी टाइम मिल जाएगा, मुख्यमंत्री जी 5 मिनट 10 मिनट जब देंगे तो हम वो चीजें समझाएंगे। वो जो करनाल वालों ने लिख के दिया था, हाँ कि भाई वो लिख के दिया, वो ही था कि उससे पहले एम्सा वालों को लिख के दिया था। तो वो मिल नहीं पाए थे। हमने फिर और ज्यादा जोर लगा के अपनी संख्या को बढ़ा के वहां पे पहुंचे करनाल के अंदर, तो उन्होंने भी लिख के दिया कि अब की बार मिलेंगे। हमें पूरी उम्मीद थी कि भाई मिलके हमारा मैटर इस तरह से शॉर्ट आउट होएगा। लेकिन धीरे धीरे चीजें आंदोलन की तरफ जाती रही। जन जितने भी क्लरिकल स्टाफ था उसकी यही भावना थी कि भाई हमें जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। और इस तरह से हम उस आंदोलन बीच में आ गए थे। और उससे पहले डर ये था कि सोसाइटी कभी भी सोसाइटी एक्ट में आंदोलन कर नहीं सकते, तो एफिलेशन लेनी थी। तो उसी समय बीएमएस से एफिलेशन, ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो, ये सारी चीजें उसी प्रक्रिया की हिस्सा थी। अच्छा, वो उनको भी नहीं पता था कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। ये आपका इससे पहले कोई आरएसएस से या जुड़ाव था किसी? मेरा किसी से नहीं जुड़ा, पहली बार ही मतलब। हाँ, बीएमएस वालों मैंने से सुना भी। बीएमएस सर्व कर्मचारी संघ की मैं रैलियों में गया हूँ। अच्छा, और मैं करनाल के अंदर रैलियों में गया हूँ, रोहतक के अंदर। अच्छा, पहले सर्व कर्मचारी संघ में भी जाते रहते थे? हाँ, आपने मांगों को ऐसा कोई मेरा पद नहीं था। अच्छा, तब तक बीएमएस से कोई जुड़ाव नहीं था आपका? बीएमएस का नहीं पता था मेरे को। आपने सिर्फ संगठन से जुड़े आप? संगठन जो भी होता, क्लरिकल की डिमांड उठाता, मैं वहां पहुंचता था। कुछ पुराने साथी मेरे को जानते होंगे कि विक्रांत आया करता करनाल के अंदर, वो जानते होंगे। सुकेश है इनके, वो जानते हैं। संदीप सांगवानी जानते कि विक्रांत आया था। हमने बातें भी रखी थी जी, हमारी डिमांड। फिर माहौल ये था कि जब तक क्लरिकल का एक नया पौध नहीं लगाई जाएगी तब तक क्या है, हमारी डिमांड ऊपर नहीं आएगी। और हुआ भी ये, जब हमने CAWS का गठन किया उसके बाद से हमारी डिमांड सभी जितने भी संगठन है उनमें आने लगी थी। अच्छा विक्रांत भाई, अभी जैसे मुझे भी आधे लोग तो कलर की समझने लग गए इस आंदोलन के बाद। नहीं, आपके तो बहुत ज्यादा फैन है सर, बहुत ज्यादा फैन है। तो कई लोगों के जैसे मुझे जो रिस्पॉन्स आए हैं वो बताता हूँ मैं आपको। कुछ लोग तो केवल इसलिए आपसे नाराज हैं कि ये जो छुट्टियां कटवा दी आपने उनकी, हाँ जी, और अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कब तक उम्मीद है उनको सैलरी रिलीज होने की? सैलरी रिलीज होने की मैं किसी भी साथी को झूठ नहीं बोल रहा। मैं अभी भी बीएमएस को कहता हूँ कि हमारी ये वाली जो सैलरी और ड्यूटी पीरियड है वो करवाओ। तो उनका क्या रिस्पॉन्स है? उनका रिस्पॉन्स ये था कि कल भी वो मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग थी तो उन्होंने उस मुद्दे को रखा है। लेकिन अभी है ना, ये चीजें चली हुई है कि भाई बीएमएस का क्या है, आप जैसे थोड़ा सा विरोध इस प्रकार का है कि भाई नहीं हमारा नुकसान ही हुआ। लेकिन सच्चाई है कि भाई बता नहीं पा रहे हम कि भाई कैसे इस कड़ी में पहुंच गए। 42 दिन निकल गए और हमें कुछ चीजें मिल नहीं पाई। आंदोलन सफल और असफल दो ही चीजें होती हैं, वो पूरी तरह से सफल हो ही नहीं पाया आंदोलन हमारा। ना भाई मुख्यमंत्री ने उनकी ये वाली बात मानी। नहीं, तनख्वाह मतलब उम्मीद है आपको मिल जाएगी? तनख्वाह मिल जाएगी 15-20 दिन में, 10 दिन में तनख्वाह मिल जाएगी जी। उमाशंकर जी भी, उसी मैसेज आया था कि उमाशंकर जी इस काम पे लगे हुए हैं। लेकिन वो एक प्रक्रिया ऐसी है कि
चीफ सेक्रेटरी से होके आखिरी, वो मैं नाम नहीं बता रहा, रिटायर होने के बाद दोबारा अपॉइंट किए हैं जो सबसे बड़े हैं। अच्छा, अ, खुल्लर साहब? नहीं नहीं, नहीं, एक, वो खुल्लर साहब तो अभी आज ही रिटायर होंगे। हाँ हाँ चलो जो भी है। हाँ, उनके वहां से लेटर जारी होएगा। अच्छा, फिर सैलरी आ जाएगी? सैलरी आ जाएगी जी, अच्छा। लेकिन ईएल कटिंग या ड्यूटी पीरियड काउंट होएगा। वो अंदर बात तो जो हुई थी मैंने सबको बता दी थी भाई, ये बात हुई थी, और उसी बात के ऊपर समझौता करके हम उठ के आ गए थे। लेकिन अब अच्छा ठीक है, बीएमएस कोशिश कर रही है, आपका कहना ये है कि बीएमएस से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, और जरूरत पड़ी तो आप मतलब अपने स्तर पे भी कोशिशें करोगे हाँ, अपने सैलरी स्तर जल्द पे, से जल्द। हाँ, मैं शुक्रवार क्योंकि को, सीएम ने बोला तो है, हाँ सीएम ने बोल रखा है कि आपकी सैलरी तो रिलीज होगी। हाँ, हालांकि इस बात पे मतभेद है कि उन्होंने कहा था कि 7 दिन की लीव 7 काटेंगे, दिन की। तो वो बात अब वो किस तरह सिरे चढ़ेगी वो तो तब पता चलेगा आपको, तो जब लेटर आ जाएगा। मुख्यमंत्री चाहेंगे जी, सब कुछ हो सकता है, मुख्यमंत्री सुप्रीम पावर है। उन्होंने, मैं ये भी कह रहा हूँ कि अच्छा, जैसे मुख्यमंत्री के साथ आपकी 2 मीटिंग हुई, व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या लगता है कि वो देना चाहते थे कुछ या नहीं देना चाहते थे? वो सच बताऊं तो उनकी तरफ से तो पॉजिटिव था, लेकिन अधिकारियों की तरफ से वो चीजें थी कि भाई 1.5 लाख कर्मचारी, अच्छा, मतलब इलेक्शन अधिकारियों के ने टाइम, उनको कभी उस पॉइंट पे आने ही नहीं दिया? हाँ ये, क्योंकि जब हमने उनको जो चीजें लास्ट मीटिंग में बताई कि भाई ये है, ये स्केल वहां पर है, ये स्केल वहां पर है, तो वो चीजें जब वो सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनको ये चीजें पता ही नहीं। पता नहीं। लेकिन है ना, उनके सामने एक ये था कि भाई 1.5 लाख कर्मचारियों की जो चीजें दिखाई ना कि ये आंदोलन के लिए खड़े हो जाएंगे, मुसीबत हो जाएगी, फिर मुख्यमंत्री ने भी अपना पैर पीछे खींच लिया था उस टाइम। अच्छा अच्छा, अब आते हैं विक्रांत भाई आपकी कमेटी पे। हरियाणा में पहली बार एक कमेटी बनी है जो क्लर्कों की मांगों का अध्ययन करेगी। हाँ जी। और मैं जब आपके आंदोलन को कवर कर रहा था तो उसमें एक बात बार बार निकल के सामने आ रही थी, कार्य समीक्षा की। तो क्या आप लोगों के पास ये गोल्डन चांस नहीं है अपनी कार्य की समीक्षा करवाने का? वही, जैसे है ना, मेमोरेंडम के अंदर तो 2 पेज के अंदर हम सारी चीजें बता नहीं सकते, और टेबल टॉक में अनुराग रस्तोगी जी, उमाशंकर जी, वो चीजें सुनते भी नहीं अधिकारी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है उनको। ये पता है, थोड़ा बहुत पता चला कि भाई एजुकेशन का क्लर्क रिटायर हो जाता है, प्रमोशन नहीं होती है। हाँ होता है। वो सारे उदाहरण बताए थे रोडवेज के बारे में, डीसी ऑफिस के अंदर भी प्रमोशन, ये सारे डिपार्टमेंट हो गए, कुछ कुछ उदाहरण हमने डीसी बताए। ऑफिस में भी नहीं है प्रमोशन? प्रमोशन नहीं है जी। अच्छा। हाँ, डीसी ऑफिस में भी नहीं है प्रमोशंस। और वहां पर क्या है, सीट्स भी नहीं है, इंक्रीज करने की बात वो कह रहे थे, लेकिन वो क्या बता किस स्तर पे होंगी। लेकिन वहां पर जिस प्रकार मैं असिस्टेंट बन गया 5.5 साल के अंदर, बाकी लोग 30-30 साल में नहीं बन पाते। हमने वो रखा कि आप कम से कम एक टाइम स्केल के अंदर उसको वो चीज तो दे दो, एक आर्थिक रूप में, जो एसीपी प्रमोशनल, मैं उस चीज में खुश था, मैं वो चीज मिलती तो मैं एक्सेप्ट करता। उसी चीज के ऊपर हम रुके हुए थे कि भी मुख्यमंत्री जी से लास्ट मीटिंग में हमने पूछा, जी एसीपी प्रमोशनल के ऊपर बता दो आप, चलो 21,700 की जो बात चल रही है वो छोड़ो, आप एसीपी प्रमोशनल पे बता दो। तो उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने ये नहीं हो सकता। फिर कमेटी के अंदर ये होगा, कमेटी एक गोल्डन चांस इसलिए है क्योंकि 114 जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके वर्क ऑफ नेचर का अध्ययन, उनकी प्रमोशंस की कितनी उनके पास चांसेस ऑप्शंस हैं, किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या कोई टेक्निकल काम है, रेवेन्यू के अंदर कितने टेक्निकल पोर्टल होते हैं, वो सारी चीज़ों का अध्ययन करेगी कमेटी। और ये भी दिखा पाएंगे हम कमेटी को कि एक पोस्ट डीलिंग एंड का काम एक डिपार्टमेंट के अंदर वही क्लर्क करता है जिस काम को करने के लिए सरकार ने 4 पोस्टें बनाई हुई है, लेकिन वो 4 पोस्टें वहां पर है नहीं, वो काम सिर्फ एक क्लर्क करेगा। वो चीजें जब अधिकारियों को समझाएंगे। अच्छा, इसकी आपने कोई तैयारी की है, कर रहे हो? हमारे जो विकास छोकर है, मैं बताना चाहूंगा, उसने 3-4 स्टेट्स के सर्विस रूल और कमेटियों का अध्ययन कर रखा है पूरा बढ़िया पूरा। और वो जिज्ञासु बहुत है, जिज्ञासु लड़का है। दूसरा पंकज है रेवेन्यू से, वो भी बड़ा इंटेलिजेंट है। और बाकी आप सब लोग सपोर्ट कर रहे होगे? 20 डिस्ट्रिक्ट के अपना मनदीप ढिल्लो है जी सार से, वो पूरा एजुकेशन का उसने सारी चीजें पढ़ रखी है, वो पूरा सपोर्ट करेगा। इस प्रकार से और भी बहुत सारे नाम है। दूसरी उससे भी मदद ले सकते हो आप, अगर आपकी यूनियन का नहीं है और उसकी जानकारी है तो कोई भी हो चाहे। वो देखो जी, क्लैरिकल की भलाई करनी है, इसमें यूनियन का कोई वो नहीं है कि भाई जो इन कमेटी के अंदर दस्तावेज प्रोवाइड कराएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट, एक एक डिपार्टमेंट अपने वर्क ऑफ नेचर को, वो सारी चीजें वो पेश करेंगे। और ये दोनों इनके साथ इनकी जो सब कमेटी है वो नीचे बनेगी। हाँ, जो 20 डिस्ट्रिक्टों में से हमने नाम एक आदमी ले लिया। हाँ। और इसके अलावा भी कोई सुझाव देगा तो वो भी सब चीजें एक्सेप्ट है जी। आज तक कोई भी चीजें, मेरे को 15 तारीख के बाद भी किसी ने भी कुछ भी कहा, मैंने किसी का भी पलट के ऐसा जवाब नहीं दिया कि भाई चाहे कितना बुरा भला। मैं एक्चुअली बहुत सारे कर्मचारी नेताओं से मिला हुआ हूँ, आप
थोड़े सिंपल सोबर से और ये मतलब शांत से हो, या इसका कारण ये हो सकता है आपको नौकरी का ही तजुर्बा थोड़ा रहा हो? अभी कितने साल हो गए आपको सर्विस में? मेरे को 5.5 साल हुए हैं। 5.5 साल में, और 5.5 साल में आंदोलन भी करके देख लिया। आंदोलन का है ना, एकदम से स्थिति उत्पन्न हो गई, बाकी चीजों के लिए तैयार थे, इकट्ठा करना, वो जोड़ना, उन चीजों चुटकुला के लिए नहीं है तैयार वो, था। कोई डूब रहा था, किनारे पे खड़े बहुत सारे लोग देख रहे थे, एक आदमी कूद के उसको बचा लाया, जो अपने शाबाशी दी, उन्होंने कहा कि फेंका किसने था मेरे को, धक्का किसने दिया था। तो आंदोलन तो धक्के से हो गया आपका है। आंदोलन की पूरी तैयारी नहीं थी जी, ये एक जन भावना ऐसी होगी कि भाई नहीं मिलेगा। मीटिंग्स में भी ये कहते थे भाई बिना आंदोलन कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, सब लोग तैयारी कर रहे थे, अंदर अंदर उबड़ रहे थे। हमारा तरीका थोड़ा सा अलग था। हम कोर्ट की तरफ से गए हुए थे, मैं, प्रवीण गोयल और हमारी टीम। कोर्ट केस था जिसके अंदर एफडी ने जवाब दिया था कि ये तो 3 काम करते हैं, हम उस रास्ते पे अच्छा, क्या जवाब दिया था एफडी ने? एफडी ने चीफ सेक्रेटरी का जवाब दिया कि भाई क्लर्क के मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार ये 3 काम करता है, डायरी, डिस्पैच, रिकॉर्ड कीपिंग। अच्छा, क्लर्क सरकार ये मानती है ये 3 ही काम कर रहा है? उस समय के दस्तावेजों में ये दर्ज है जी। उसके बाद यही तो कह रहे हैं कि अपडेट नहीं हुआ है क्लर्क का। ये कमेटी के पास मौका है, ये कमेटी के पास, हमारे साथियों के पास मौका है, चाहे वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को दिखाएं कि भाई उस समय तो ये थे, चाहे वो डिपार्टमेंट की नॉलेज को बताएं कि भाई उस समय तो कोई कंप्यूटर या वो चीज़ें टेक्निकल नहीं थी। आज सारा काम ई ऑफिस से होता है। आज हर एक पेंशन केस से लेकर HRMS से लेकर हर चीज़ टेक्निकल है। कोई आम आदमी तो चला ही नहीं सकता ई ऑफिस को, चाहे उसने कंप्यूटर सीख रखा हो, तो उसके लिए टेक्निकल माइंड चाहिए। वो चीज़ें हमारे पास है। हम वो जो डिप्लोमा करते हैं उसके बारे में भी तथ्य रखेंगे, भाई उस डिप्लोमे को आप इसके इक्विवेलेंट मानते हो जिसके मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो। टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी अनिवार्य है। वो भी स्किल है, एक प्रकार की स्किल होती है। जैसे ड्राइवर के पास स्किल है ड्राइविंग की, उसी टाइपिंग स्किल है। कई लोग तो टाइपिंग से पूरा अपना घर चला गए। हाँ, आप ये अगर कोर्ट में जाओगे, आज से 10 साल पहले तक जो टाइपराइटर थे बेचारे अपना परिवार चलाते थे सिर्फ टाइपराइटिंग से। वो सारी चीजें है ना जी कमेटी के अंदर सुनाई जाएंगी कि आप हमें ऑनलाइन ट्रांसफर भी करते हो, तो आप सोच के देखो, एक मेट्रो सिटी से दूसरे मेट्रो सिटी या कहीं पे भी जाना पड़े तो क्या 1900 में कुछ कर सकते हैं? वो अधिकारी समझेंगे, मेरे को विश्वास है जी। अधिकारियों को जब 3 महीने के अंदर बैठ के सारी बातें बताई जाएंगी तो वो सारी चीजें वो समझेंगे, क्योंकि वो उन परिस्थितियों में उन्हें भी पता है कि भाई परिस्थिति क्या है। अच्छा, एक विक्रांत भाई, आपके इस आंदोलन में है ना, एक कैरेक्टर ऐसा था जिसकी सर्वाधिक चर्चाएं होती हैं, और क्लर्कों का तो वो मतलब वो कह रहे कुत्ता बिल्ली वाला बैर है, वो दुष्यंत चौटाला। क्या जरूरत थी उनको आपके आंदोलन में इस तरीके से? मैं उनसे पहले की बताता हूँ। जब ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, मैं उनकी कोठी पे 2-3 बार गया था। मेरे साथ सुनील गुज्जर होते थे, नवनीत बलारा होते थे। हम गए उनकी हिसार के अंदर मॉडल टाउन ऐसा कुछ है, वहां पर कोठी है, वहां पे गए। दादरी के अंदर प्रदीप भाई साहब हैं फौजी इरिगेशन में, वो मिले। हम इनका फार्म हाउस है वहां पर गुड़गांव के अंदर, वहां मिले। हमने एक जगह नहीं छोड़ी जी, हम गुलदस्ते लेके जाते, सारी चीजें करते, लेकिन उन्होंने वो चीजें समझने की कभी भी कोशिश करी नहीं। और बीच में जैसे उन्होंने HKRN का ये चीजें कही, भाई हम हमारी डिमांड, ऐसा लगता है जैसे वो आपसे नफरत करते हो पर्सनली। सबने महसूस हुआ जी, सभी क्लर्क को महसूस हुआ है। हमें उनसे उम्मीद थी, लेकिन उनके बयान ने ना ये चीजें महसूस, क्योंकि उनको तो बीच में कूदने की जरूरत ही नहीं थी। हमने तो ये उम्मीद थी कि वो ऐसे क्लर्कों का आंदोलन, मुख्यमंत्री ने मांग पूरी करनी, वो बीच में कहां से आ गए? यही चीजें किसी को नहीं समझ में आ रही कि भाई उन्हें तो हमारा सपोर्ट करना चाहिए था। जब उन्हें पता है कि भाई इस प्रकार से ये चीजें हैं, मान गए भाई HKRN से लगते हैं, ठीक है मान गए, लेकिन आप ये तो देखो कि मैं तो किसी ने चुटकुला मुझे भेजा, कोई किसी की क्लिप थी, वो कह रहा था, बोला जी HKRN तो छोड़ो, जब हम भी ऑफिसों में जाएंगे ना हड़ताल के बाद, तो हफ्ता 10 दिन तो हम भी यूं ही बैठ के आ जाएंगे, महाराज समझो को वो काम शुरू कितने करा, इतना काम इकट्ठा हो रहा है। वो जो नीचे जमीनी स्तर की हकीकत है वो उन्हें नहीं पता। उन्हें 1-2% की बुराई पता है कि भाई क्लर्क ये वो 1-2% की बुराई हर एक पद के अंदर होती है, उससे वो पूरे तालाब को गिनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो सच्चाई नहीं पता भी एक परिवार का गुजारा। भाई क्लर्कों के आंदोलन का प्रधान मैं बस में से उतार के लाया। अब अंदाजा इससे पता लगता है कि आप लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है। आर्थिक स्थिति तो जी अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि 2 महीने से साथियों की तनख्वाह नहीं आई। तो किसी की EMI बेचारे की रुक गई होगी, किसी का किराया देना होगा, डिपेंड है, सारे डिपेंड है। और वो सब मेरे से पूछते हैं कि भाई कब आएगी सैलरी के ऊपर बात हुई थी। मैं वहाँ पे अकेला तो मेरे मतलब कुछ है नहीं इतनी पहुँच। मैं लेके गया था सोनीपत से कुलदीप को
विकास दैया डीसी ऑफिस को, इनको दीपक राणा को हमने पता करा, वो ये कह रहे थे विधानसभा सत्र के बाद आ जाएगी। वही बातें मैं नीचे बता देता हूँ। फिर वो विधानसभा सत्र के बाद नहीं आती, फिर वो पूछते हैं भाई क्या रहा, आपने कहा, फिर झूठा लगभग मैं ही साबित होता हूँ कि भाई मैं नहीं दिला पा रहा। तो वो जो प्रेशर है ना, वो बहुत ज्यादा वो करता है। खुद का प्रेशर होना कोई दिक्कत नहीं है, दूसरों की जिम्मेवारियों का प्रेशर बहुत दबाव बाकी आमतौर पे रुकती नहीं तनख्वाहें, आंदोलन मिल जाती है, मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सब्र रखना पड़ता है बस। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी दिक्कत है जी बहुत सारे साथियों की। उस वजह से वो है कि एक बार तनख्वाह रिलीज हो जाए ना, तो एक बार एक ऑक्सीजन सी मिल जाएगी सभी को हमें। चलो ठीक है भाई, 42 दिन कट गए, उसमें सबसे ज्यादा तजुर्बा भी हो गया 42 दिन आंदोलन का। तजुर्बा भी तो बड़ी चीज है तजुर्बा। तो भाई, रोडवेज वाले जब मर्जी आए आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं, वो इसलिए तो रहते हैं, आंदोलन का अनुभव है उनको। अगर लगातार बैठे रहते तो यही था कि समझौता की नहीं और चीजों पे हो सकता था। भाई टर्मिनेट, सस्पेंड को बहाल करो, वो चीज करो। मेरे को लगता है ये सारी चीजें होती, क्योंकि ये धीरे धीरे ना उन चीजों को लाने लग रहे थे उस प्रोसीजर में। वो मुख्यमंत्री को भी नहीं पता था, किसी को, बीएमएस को भी नहीं पता था कि एस्मा का लेके आई, ट्रेजरी का। फिर धीरे धीरे जो साथी बताते थे कि भाई HKRN के थ्रू भर्ती करने वाले हैं, मैं ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे फिर बयान भी आने लगे इनके डिप्टी सीएम के, तो वो सारी चीजें है ना प्रभावित कर रही थी दिमाग को धीरे 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 धीरे। मतलब प्रेशर बन रहा था उससे। हाँ, फील्ड में से भी था जी कि भाई नहीं, कितने दिन और। लेकिन मैं ये मानता हूँ हिसार, सोनीपत, ये कुछ ऐसे जिले हैं इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम नहीं हुई, और वो मेरे से सबसे ज्यादा रोते हुए उठे हैं कई जगह, तो के अंदर भी किसी की स्ट्रेंथ कम नहीं कई हुई। जगह तो क्लर्क रोते हुए उठे हैं। बहुत बहुत वो सबसे बड़ा दुख है। सारी बहन वगैरह जितनी भी है, सारे भाई, कई तो आपसे ही जवाब मांग रहे थे कि ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी। मजबूरी तो नहीं थी, लेकिन आगे है ना, जब किसी को आशा की किरण नहीं दिखे ना, तब भैया आप ये सोच लो भाई, मती मारी गई, कई बार अरेस्ट हो गई। जो चीज सोची नहीं थी वो चीज बोल दी गई। लेकिन ये देखो कि कोई आशा की किरण ऐसे दिखती ना कि 21,700 से ऊपर जा सकते हैं, तो हम 50, 60, 70 दिन भी बैठते। अच्छा, आंदोलन के बाद ऐसा जब बहुत निराशा फैली हुई थी, तो आपका मन नहीं किया यार छोड़ छाड़ दूं ओके ना? वो यही होता कि भाई भगोड़ा हो गया, वो हो गया, इतनी सारी चीजें गवा दी। ये था कि हम जीत के आएंगे। नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं विक्रांत बिक गया। हाँ, ये अभी भी कहते हैं, फोन आ जाते हैं। कल भी हिसार से रात को 11 बजे फोन आया था, विक्रांत बसा में धक्के कान लग रहे, कितने करोड़ में बिका। लेकिन मैं कुछ जवाब नहीं दे पाता उनको। मेरे को पता है अभी लगता होगा उनको ये चीजें। कितना मतलब आप लोगों को, अगर आपका डोनेशन भी ये माने सदस्यता, कितने पैसे इकट्ठे किए होंगे आप लोग? हमारी 7200 सदस्यता हुई अभी तक, 7,200 के आसपास। अच्छा, ये क्लरिकल की हमारी रजिस्ट्रेशन हुआ अभी तक। रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उसी में ये आंदोलन खर्चे। आंदोलन का खर्चा जी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, उनके आपस में उन्होंने किया है सारा का सारा। हमने तो शायद 30-30 हजार रुपये हर एक डिस्ट्रिक्ट को दिए थे। अच्छा। कुछ को बाद में देने पड़े कि ज्यादा खर्चा हो गया था। बाकी जैसे डीसी ऑफिस है उसने किया, जितने भी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, वहां से पैसे आ रहे हैं, कोई और दे रहा है। हर एक डिपार्टमेंट, इरिगेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट बहुत लोग दे रहे थे। किसी कोई 35-400 ही पैसे दे रहा है, कोई 1 लाख रुपए दे रहा है, कोई 1.5 लाख। वहां से वो सारी चीजें, ये आंदोलन चला है आपका? वहीं से सहयोग में फील्ड में से 1% की कमी नहीं थी। फील्ड में से 1% की कमी नहीं थी। साथियों को लगता है स्टेट बॉडी में कमी थी, वहां पर भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन है ना, सरकार और कर्मचारी के बीच के अंदर सरकार नहीं माने तो ये तो मानना पड़ेगा अभी हम कोई हथियार नहीं उठा सकते। ये चीजें हम वो कहते हैं साथी भाई, मुक्का मार देता, गिलास इतना ऊंचा उठना था तो मुक्का मार के। फिल्मों में होता है ऐसे, तो हकीकत में नहीं होता। हकीकत का तो अंदर अलग होता है। हमने ये नहीं है कि हम दबे, हमने सारी बातें रखी भाई। वो साथियों को ना जब हारने के बाद है ना, वो चीजें कही नहीं जा सकती कि हमने अंदर क्या क्या कहा। हमारे पास हर चीज का जवाब दिया था हमने उनको, हर चीज का जवाब दिया था। अच्छा विक्रांत भाई, एज ए लीडर जब आप की वार्ता असफल होगी, आप शायद उस समय बहुत घोर निराशा में भी डूबे हुए होगे, बहुत दुखी भी रहे होगे। तो जब जैसे घर पहुंचे आप, तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था, या फिर आपने कैसे व्यवहार आपका घर पे था? वो तो संभल गया था, लेकिन अभी नहीं संभल पा रहा। अच्छा, अभी घर वालों ने कुछ नहीं कहा? घर वाले तो यही कह रहे हैं भाई, देखता ना कुछ बुरा नहीं करा, इकट्ठे करे, और सच्चाई पता है सबको। जैसे
मम्मी पापा काफी बुजुर्ग हैं, हम्म। 5 बहनें हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। तो मेरे को ये था कि मैं इकट्ठा कर लूँ, इकट्ठा मैंने कर दिया था, लेकिन उस चीज के लिए तैयार नहीं था मैं कि राजनीति रूप में कुछ चीजें दिला दूं। वो वहां पे मार खा गया। जैसे जो कहता ना उसी बात पे विश्वास कर लेता था कि भाई ये तो ये काम ऐसे हो सकता है या ये काम ऐसे हो सकता है। पानी। ये चीज मेरी कमी रही कि भाई मेरे पे ना, मैं लास्ट में थोड़ा सा टूट गया था कि देखने लग रहा था ना कि भाई नहीं हो पा रहा, बीएमएस के थ्रू भी नहीं हो पा रहा। जिस चाल पे हम चले थे कि भाई बीएमएस करवा देगा, वो लोभ था हमारा अंदर का। आज तो चलो ठीक है हम गाड़ी बक रहे हैं, लेकिन एक लोभ था कि भाई बीएमएस से एफिलिएशन ले ली, अब बीएमएस करवा देगा। बीएमएस की वजह से ये हो रहा था कि ना तो कोई ऊपर से कार्रवाई हो रही थी, ना पुलिस डंडे बरसा रही थी, ना एस्मा लग रहा था। लेकिन एक नुकसान हो रहा था कि टाइम जाने लग रहा था और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। वो सबसे बड़ा नुकसान होने लग रहा था। ये बड़ी चीज हुई। अच्छा, अब जैसे कमेटी बन रही है, तनख्वाह कहीं नहीं रुकती, तनख्वाह मिल जाती है। मतलब हो सकता है लेट होगी वो थोड़ी, लेकिन तनख्वाह तो मिलेगी आप लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। कोई सी सरकार तनख्वाह नहीं रोकती। कमेटी से उम्मीद है आपको? कमेटी से पूरी क्योंकि ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड आती हैं। जैसे कमेटी बनी, वो रिपोर्ट देगी, वो ऑन रिकॉर्ड आएगी। उसको तो कम से कम अब इस कमेटी के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कलरक डेयरी डिस्पैच और रिकॉर्ड कीपिंग ही नहीं करता। ये बदलाव हो जाएगा, ये बदलाव आएगा। और अगर सरकार लिखित में ये मान रही है कि कलरक डेयरी डिस्पैच और रिकॉर्ड कीपिंग के अलावा बहुत सारे काम करते हैं, तो फिर जायज बनता है आपका, मानना पड़ेगा उनको, क्योंकि कंपैरिजन होएगा अलग अलग पोस्टों के साथ। तो यानी कि 35-400 का जो आपका विचार है वो मरा नहीं है अभी। वो कभी भी नहीं मरेगा जी। वो चाहे किसी के थ्रू पूरा हो, किसी के थ्रू पूरा हो, वो हमेशा जिंदा रहेगा। और जब तक ये प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आप भी लगे रहोगे। हाँ, मैं लगा रहूंगा, चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे मैं पोस्ट पे ना हूँ, लेकिन मैं लगा रहूंगा। मैं ये गारंटी देता हूँ, मैं ये प्रोमिस करता हूँ कि मैं लगा रहूंगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं कि भाई मैं किसी पद के भूखे होने के नाते वो उस पर लगा रहूंगा। आज भी बहुत सारे लोग है ना, इतना ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, इतना ज्यादा वो मेरे पर इतना ज्यादा। मैंने तो ये भी सुना आपने रोहतक में ऑफर भी किया था, भाई ले लो मेरे से, नहीं आ जाओ, ऐसा कुछ था? मैंने कहा था। हाँ। लेकिन 22 में से 18-19 डिस्ट्रिक्टों ने साफ मना कर दिया। बाकी लोग गुस्से में होंगे उस समय। गुस्से में तो सारे थे जी, हम सामने बैठे थे एक विफलता के साथ। डर नहीं लगा आपको कि साथी गुस्सा? सामना करना था जी, सामना करना था, धीरे धीरे सबका सामना करना है। डर तो तब लगता कि कुछ गलत ऐसा किया हो कि भाई जानबूझ के कुछ गलत किया हो। मेन पद के ऊपर जब जिम्मेवारी होती है ना, तो आज मैं कोई भी चीज करता हूँ ना, उस पर बहुत सारे मैसेज के ऊपर ऑब्जेक्शन हो जाता है, हर एक बात को पकड़ा जाता है अब। तो अब है ना, कोई भी डिसीजन लेते वक्त बहुत वो महसूस होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि ये डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, ये लेटर निकाल दिया तो क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। आपका तो प्रमोशन हो चुका है? हाँ, मैं असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट है, तो आपको तो जरूरत नहीं थी आंदोलन की? आंदोलन की तो उस समय भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि है ना, मैं जब था, मेरा डिपार्टमेंट ऑलरेडी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। इसमें 5 साल में प्रमोशन हो जाती है। ईएसआई में पोस्ट भी वैकेंट रहती है, काम का भी इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है। लेकिन जब मैं दारूडा रहता था, तब मैंने वो स्थिति देखी थी कि भी मैं किस प्रकार से घर पे सिर्फ 10-1,000-11,000 रुपये बेच पाता था, और वहाँ पे भी 4-5 साथी हैं जिनके साथ में एक रूम में रहता था। जैसे ऐसे कहते थे ना कि भाई वहाँ पर गुड़गांव में ऐसे एक रूम में पड़े रहते हैं, वैसे दारूडा का था। अच्छा। रूम भी 6-6 हज़ार रुपये में मिलता था। जो पहली पोस्टिंग थी आपकी? पहली पोस्टिंग दारूडा थी। रेवाड़ी जाता था मैं बिल वगैरह जमा कराने, तो वो सारी चीज देखते थे। 10-10 रुपये बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। तो उसके कारण है ना, ये एक चीज महसूस हुई, यार काम इतना ज्यादा और पैसे मिलते नहीं, और बहुत सारे ऐसे पद जिनमें काम नहीं, लेकिन उनको एक अच्छा वेतनमान मिलता है, तो हमें भी मिलना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो चीजों की जानकारी जुटाई। हिसार से प्रवीण गोयल मिला, उसने बताया कि ये पद का वो सारी चीज इकट्ठी करते करते, वो भी समझदार भाई है बिल्कुल, प्रवीण गोयल। उसको मानता है, पूरा हरियाणा मानता है इसको। लेकिन अभी उसकी है ना दिक्कत चली हुई है फिजिकली। कोई बात नहीं, वो वैसे मदद कर देगा आप लोग। मदद करेगा जी, पूरी मदद करेगा। बहुत ईमानदार है, मैं तो उसको ना, बढ़िया आदमी है, ठीक है। क्या कहें विक्रांत भाई, मैं भी मतलब मैं आपके आंदोलन को है ना, मेरा इतना जुड़ाव हो गया था इस आंदोलन से।
मैं भी अभी थोड़ा निकला हूँ इस चीज़ों से पॉलिटिकली, क्योंकि मैं बेसिकली तो पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ। हाँ जी। और जब ये क्लरिकल की, तो बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट के साथियों के भी फ़ोन आते थे कि जी आप क्लर्कों की मांग उठा रहे हो, हमारी भी उठा दो। हाँ लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि इस सरकार में इतने बड़े आंदोलन को ये सरकार कैसे टैकल करती है। तो मेरी नज़रिए से देखें तो आंदोलन आपका विफल नहीं हुआ है, मुझे लगता है सरकार फेल हुई है इसमें। सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। 35,000 क्लर्कों, और मैं कमेटी तक है ना, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री से जितनी बार भी मिलने की कोशिश करूंगा ना, चाहे उसमें लोग कुछ भी समझे कि भाई ये अभी भी क्यों मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहा है, मैं वो सारी चीजें समझाऊंगा कि आपने बहुत बड़ा गलत किया हमारे साथ, और जो हमारा जायज बनता है ना वो आपने दिया नहीं है। मैं हर बार मिलूंगा, कहीं पे भी किसी भी वो हो। हाँ कहीं यार मिलने मैं में तो सब चीजें बताऊंगा जी। आपने ना मिलने में कोई बुराई भी नहीं है। राजा है भाई अपने हरियाणा के, आज के दिन तो राजा है, हाँ 5 साल में राजा बदला जाता है। तो जब तक राजा है तब तक तो मांग उनसे रखी जानी चाहिए। रखूंगा जी, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा नहीं, मैं पीछे पड़ा रहूंगा सीएम, सिर्फ सीएम साहब से। और कमेटी की अपनी तैयारी पूरी रखनी है आपको। कमेटी साथी बहुत। अब आपके आंदोलन के बाद मेरे पास दूसरे डिपार्टमेंट के साथियों के फोन आने बंद हो गए। उनको ये लग गया कि जब क्लर्कों की नहीं सुनी तो इन किसकी सुनेंगे। यही एक मेरे ख्याल से उनकी नीति थी कि भाई इनको दे दिया ना तो 1.5 लाख कर्मचारी हड़ताल पे, वो चीजों का अभी जैसे आपकी कमेटी का पत्र वत्र आया ना, तब भी मैंने वीडियो नहीं बनाया इस पे चैनल पे, हालांकि मैं बना सकता था, लेकिन मैं हट ही गया था एक मानसिक रूप से। अब आज आप इत्तेफाकन मिल गए तो मेरा फिर मन कर लिया, मैंने आपको फोन कर लिया और हम आज यहाँ बैठे हैं। इस आंदोलन में ना कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा जिसकी मतलब जिसको आलोचनाओं का सामना ना करना पड़ा हो। सीएम हो, चाहे ओएसडी जवाहर यादव जी हो, चाहे बीजेपी का कोई अधिकारी हो, चाहे जेजीपी के हो, चाहे बीएमएस के हो, चाहे सीएडब्ल्यूएस सबके हिस्से में आलोचना दूसरी है। यूनियन के हो, कोई भी हो, हर कोई भी नहीं बचा। किसी देखो जेजेपी तो जिम्मेदार, उनके अपने कारण अलग है ना। दुष्यंत चौटाला तो बिना वजह आपके आंदोलन में घुसे, जरूरत ही नहीं थी। हमें उम्मीद नहीं, कोई भी मैच्योर पॉलिटिशियन ऐसा करेगा ही नहीं। डिमोटिवेट किया बहुत ज्यादा। ये जो लाइनें कही ना कि एच कैरन से भर्ती, डिमोटिवेट हुए उससे। गुस्सा अंदर से बहुत गुस्सा है लिपिकों में उनके लेके ना। उनके ना जैसे जींद के हैं, जब वो जेजीपी की स्थापना हुई तो उनको आइडल मतलब जिसके लिए दिन रात उन्होंने मेहनत की, ऐसा आइडल मान लेते हैं ना, कई नेता को, कई एक्टर को ऐसे मानते थे। लेकिन उनका जब वो बयान आया ना, उसके बाद वो एकदम से हिल गए। बोले यार हम जिसको अपना आइडल मानते थे वो ये बयान दे गया हमारे लिए, हम हमारी जायज चीज है, ना जायज चीज पे कहते हैं ना तो ठीक है मानते। चलिए, जिंदगी है तो आंदोलन भी रहेंगे, मांगे भी रहेंगे। विक्रांत भाई, आप हरिभूमि से आपने बात की और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो हरियाणा का हर कलर जानने लग गया होगा। नहीं, आपसे ना जी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब हम थोड़ा कोई प्रोग्राम करेंगे आपको बुलाना चाहेंगे एक बार। जरूर आऊंगा। सभी कलरों से एक बार मुखातिब होना, जितने मैं बिल्कुल आऊंगा। कलर भाइयों के बीच में आप मुझे जब भी बुलाएंगे, सब कहेंगे भाई ये डेट जब भी आप कहोगे भाई, जो भी डेट कहोगे मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा और बुलाएंगे हम। मैं आऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं आपके जहां भी आप कहोगे, चाहे 2 आदमी हो, मैं जरूर आऊंगा। नहीं, हम सारे इकट्ठे होंगे जिस दिन भी जो प्रोग्राम होगा, जरूर मिलते हैं, बात करते हैं आपके आंदोलन पे। दोस्तों, ये थे भाई विक्रांत तंवर, और एक जुड़ाव लगा लो, कुछ लगा लो, लिपिकों के आंदोलन से था। और मैं आज भी दुआ करूंगा आप लोगों के लिए कि ये 35,400 का जो विचार है, इस विचार को आप कभी मरने ना दें। और मेरा ये निजी तौर पे मानना है कि जो विचार एक बार पैदा हो जाता है, वो विचार कभी ना कभी पूरा होता है। हर 5 साल में एक सरकार बनती है, उसका एक मुखिया होता है। उस मुखिया का ये दायित्व है कि समाज के सारे वर्गों को वो खुश और संतुष्ट रखे। और जो मुखिया उसको खुश और संतुष्ट नहीं रख पाता है, फिर वो जो पब्लिक है वो अपना मुखिया 5 साल में बदल लेती है। तो ये मुख्यमंत्री जी को देखना है और ये लिपिकों को देखना है कि वो आने वाले समय में किस तरह का अपना अभियान चलाएंगे, किस तरह अपने विचार को जिंदा रखेंगे। लेकिन लिपिकों का आंदोलन जो था उसने बहुत कुछ सिखाया है। जो शुरुआत में विक्रांत तंवर जी ने जो बात कही कि लिपिकों का जो भाईचारा है वो बड़ा है, और ये बहुत ही अमूल्य पूंजी है दोस्तों, इसको बना के रखना जब भी आपस में कोई काम आए। और एक निजी तौर पे एक रिक्वेस्ट भी ये भी है कि आम पब्लिक को आप कभी परेशान मत करना, क्योंकि अगर इस आंदोलन में पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही थी तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप जो सर्विस उनको देते हो वो टाइम से
और बिना उनको तंग किए हुए मिलनी चाहिए। क्यों विक्रांत भाई? बिल्कुल यही वो है जी जिससे मतलब दिल जीता जा सकता हाँ, है। क्योंकि एक आध लिख देता था कि ये कलर कुछ काम नहीं करते हैं, ये टरकाते हैं लोगों को। सोशल मीडिया पे वो लिखते थे, हाँ। लेकिन एक प्रोसीजर होता है जी, जैसे कि आपने जन्म प्रमाण कलर तो सबसे छोटी इकाई है उसमें। हाँ, वो चाहते हैं कि 5 मिनट में जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए, उसके लिए एमसी ऑफिस के कलर को बदनाम कर देते हैं। डीसी ऑफिस के रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्री चाहिए, वो 5 मिनट में चाहिए, वो मिल नहीं पाती 5 मिनट में, प्रोसीजर है पूरा, तो 5 मिनट में रजिस्ट्री नहीं होती तो क्लर्क को बदनाम कर देते हैं। वो एक प्रोसीजर है जी टाइम का, जो हर एक जगह होता है। डॉक्टर भी एकदम से किसी की बीमारी ठीक नहीं हाँ, वो डायग्नोज तो करना ही वो पड़ेगा। कहते हैं कि भाई 5 मिनट में डॉक्टर ठीक कर दे, तो 5 मिनट में अगर डॉक्टर ठीक नहीं करेगा तो उसको बदनाम कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी कोशिश करो कि सबको संतुष्ट रखा जाए, मतलब जायज काम तो हो ही जाना चाहिए। बहुत बेहतरीन हमारी ये कौम है जी, क्लरिकल कौम। इसमें आप देखना आने वाले टाइम के अंदर मैं, हालांकि मेरा काम तो रुकना नहीं है, मैं तो किसी लिपि को कह दूंगा मेरा काम तो कर ही देगा। आपको तो सब हालांकि मेरा कोई काम पड़ना नहीं है लेकिन प्यार प्यार होता है, प्रेम की कोई पूंजी नहीं होती। आप देखते ही आप रुके, आप 2-4 घंटे अपने साथ बिताए विक्रांत भाई, ये भी पूंजी है एक ना। प्रेम सबसे बड़ी पूंजी है इस दुनिया में। शुक्रिया दोस्तों, विक्रांत भाई थे। विक्रांत भाई ने बड़े दिल से अपनी बातें रखी हैं। मैं बहुत सारे लीडरों से मिला हूँ, राजनीतिक रूप से भी और कर्मचारी नेताओं से भी। ये सबसे शरीफ भाई मुझे उसमें लगा है। शुक्रिया आपका। नमस्कार। कोई बात कहनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।